हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल्स में इसके हर पहलू को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एक प्रोग्राम करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। और उसके बाद हम लोग अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कैसे हम लोग उसको कंपाइल करेंगे, कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। एक आपको प्रैक्टिकल मिलेगा कि इस कोड को आपको कहाँ पे लिखना है और उसे कैसे एक्सिक्यूट और कंपाइल करना है, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे और ये सभी आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी हो जाएगा कि आप सी प्रोग्राम को कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे उसको एक्सिक्यूट करेंगे, कैसे उसका आउटपुट मिलेगा, अगर एरर आ रहा तो किस प्रकार से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका सी प्रोग्राम का बेसिक स्टार्ट हो रहा है कि कैसे आप प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके पास जो है ना, यह आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और हेडिंग दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आगे आपके किसी भी प्रोग्राम में कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। एक्चुअल में अब आप ये समझेंगे कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो ऐसा कुछ रूल्स दिया गया है कि हम लोग इसी रूल्स में लिखेंगे। तो हाँ, इसका एक रूल्स है। सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज एक कोडिंग का रूल्स है। हम लोग जो पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, प्रोग्राम क्या होता है तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और जब आप इंस्ट्रक्शन पे आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन जो है ना रूल्स का सेट होता है। तो उसी रूल्स को हम लोग इसमें लिखते हैं और उसी को हम लोग प्रोग्राम के रूप में डेवलप करते हैं। अब इस रूल्स को लिखने के लिए किस प्रकार से आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर है कि इसी रूप में हम लिखेंगे? तो हाँ, एक फिक्स स्ट्रक्चर है कि आपको जब भी प्रोग्राम को लिखना है तो उसी स्ट्रक्चर के रूप में लिखना है। किसी अदर टाइप में आप लिखते हैं तो आपका कंपाइलर उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट या रन कंपाइल नहीं करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, इस रूल्स को डेवलप करने के लिए आपके पास 5 पॉइंट है। यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट आपका लाइन है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड जिसपे आपके पास जो हैश है इसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद आपका है इंक्लूड इंक्लूड stdio.h stdio.h। तो ये आपका पूरा जो लाइन बन रहा है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। साथ ही साथ आपके पास एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स सीटीएच एजुकेशन के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वहां से इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 1 का भी कंप्लीट नोट्स वहां पे अवेलेबल है और यूनिट 2 का भी नोट्स वहां पे अवेलेबल है। तो आप अभी जो क्लास करेंगे इसका पीडीएफ आपको सीटीएच एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस पूरे लाइन के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें जो हैश है, यहाँ पे हैश को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। यहाँ पे स्टूडियो में एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यहाँ हो गया स्टैंडर्ड। और यहाँ पे जो आई है, आई का मतलब होता है इनपुट, आई मीन्स इनपुट। यहाँ पे ओ है, ओ का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट। और यहाँ पे एच डॉट एच जो है तो डॉट एच मतलब एच मीन्स हो गया हेडर फाइल। तो बहुत सारे फाइल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में और उन फाइल्स को पहचानने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन नेम का यूज करता है। तो अगर हेडर फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम डॉट एच होगा। हम लोग सी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम डॉट सी होगा। जैसे वर्ड का है तो डॉट डॉक्स है, पीडीएफ का डॉट पीडीएफ है, पीपीटी का डॉट पीपीटी है। तो इस तरह से अगर आप MP3 खोलते हैं तो आप म्यूजिक प्लेयर है तो म्यूजिक प्लेयर का MP3 हो गया। तो सबका जो है ना आपका एक्सटेंशन नेम दिया गया है और उस एक्सटेंशन नेम के आधार पे हमारा कंप्यूटर जो है ना पहचानता है कि इसको किस रूप में ओपन करना है। तो इस पूरे लाइन को हम लोग बोलेंगे प्री प्रोसेसर कमांड। यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कंपाइलर को ये बोलता है कि प्रोसेस करने से पहले, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्रोसेस करने से पहले शामिल कीजिए किसको, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को सी लाइब्रेरी के साथ।
क्योंकि जब सी लाइब्रेरी के साथ आप शामिल हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सी का जो फंक्शंस हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यूज करने के लिए। तो इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या होता है कि इट इज द प्री प्रोसेसर कमांड दैट टेल्स टू द कंपाइलर include a standard input output header files to the C library। क्लियर है? तो इस पूरे लाइन का मतलब ये होता है। अब हम लोग जो है ना इन सभी को पढ़ेंगे। मेन फंक्शन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, यहाँ पे क्लोज, इसका क्या मीनिंग है, क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब है, स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ पे गेट ch जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं, इन सभी का मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका रूल्स हैं। तो हाँ, रूल्स हैं। अगर रूल्स हैं तो क्या रूल्स हैं सी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद इन सभी टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे और डिटेल्स में समझने के बाद तब हम लोग प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, और उस किस कंपाइलर से हम लोग डेवलप करेंगे उसका भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में। रूल्स ऑफ डेवलपिंग सी प्रोग्राम या सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कौन से रूल्स हैं, तो ये सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स। सी प्रोग्राम के पास जो है ना 5 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स को कहा जाता है प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड जिसका चर्चा अभी हम लोग किए। जो प्री प्रोसेसर कमांड क्या है, तो हैश इंक्लूड studio.h या हैश इंक्लूड kone.h या हैश इंक्लूड math.h, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड है, जो कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि सी लाइब्रेरी के साथ जो है ना आप स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट फाइल को जो है ना अटैच कर लीजिए, और उसके बाद कंपाइल करना शुरू कीजिए या रन करना शुरू कीजिए। उससे सेकेंड पार्ट इसका होता है फंक्शन। इसमें कुछ फंक्शन यूज करते हैं। इसका पहला फंक्शन तो हमारा मेन फंक्शन ही होता है। तो मेन फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम जो है एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से, और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं बहुत अच्छा कि ये प्रोग्राम एक्सक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से शुरू करता है, तो मेन फंक्शन से शुरू करता है। हम लोग जो भी प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेंगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि हमेशा कंपाइलर एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से। उसके अलावा जो आपके नेसेसरी फंक्शन है इसमें क्लियर स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, गेट ch जो आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो इन सभी फंक्शन का जो है ना बेसिक जो होते हैं। उसके अलावा आप फंक्शन जो है ना अपने से क्रिएट भी कर सकते हैं। एक फंक्शन आपका चैप्टर ही दिया गया है इसमें, और उसमें पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें ये सब फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसका वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। इसमें हम लोग बहुत सारे वेरिएबल का यूज करते हैं। जब भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, किसी प्रोग्राम को डेवलप करना होता है, तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। फिर इसमें स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन, यानी कि क्या आपको इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, उसको हम स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जो लास्ट होता है इसमें कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, उसको इग्नोर करके चला जाएगा। तो ये 5 पार्ट्स हैं। अब इस 5 पार्ट्स को आप प्रोग्राम के रूप में देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ना ये 5 पार्ट्स जो है ना आपके यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए ये आपका सी प्रोग्राम हो गया। सी प्रोग्राम में जो पहला है प्री प्रोसेसर कमांड, तो प्री प्रोसेसर कमांड देखिए इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्री प्रोसेसर कमांड। ये हो गया हमारा प्री प्रोसेसर कमांड। इसके बारे में एक बार फिर से बोल देते हैं। इसका पूरे मतलब हो गया कि यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कंपाइलर को, यानी सी कंपाइलर को कहता है कि आप शामिल कीजिए कंपाइल करने से पहले किसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को सी लाइब्रेरी के साथ। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास मेन फंक्शन है और ये आपका इसका फंक्शन का पार्ट हो गया। किसी भी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है किसी प्रोग्राम में मिनिमम कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो कम से कम एक फंक्शन तो होगा ही, और उसी फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन आपका प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपाइलर पहले मेन फंक्शन से शुरुआत करता है, और जब उसको मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में नहीं मिलेगा तो आपका कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम मेन फंक्शन को हम लोग ऊपर में ही लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं, बीच में जा सकते हैं, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे होल प्रोग्राम में। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा चाहे मेन फंक्शन कहीं भी हो, हमेशा प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट वहीं से होगा। उसके बाद यहाँ पे होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पे ये ओपनिंग ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस, ये क्लोजिंग है। ये बॉडी होता है मेन फंक्शन का। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना ये बॉडी है मेन फंक्शन का, और इसी के अंदर में हम लोग प्रोग्राम को कोडिंग को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि अपने प्रोग्राम के लिए वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए आपको, जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो आपको कम से कम 2 वेरिएबल चाहिए, ए और बी, जिसको आप ऐड करेंगे। उसके ऐड करने के बाद रिजल्ट उसको रखेंगे, तो एक और वेरिएबल आप सी लेंगे।
करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रोग्राम को सोल्व करना है तो उसको सोल्व करने के लिए तरीका क्या है, हम लोग एल्गोरिथम देखें, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट होता है, और उसको कोडिंग के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स होना चाहिए उसको सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं क्लियर स्क्रीन को। उसके बाद आता है आपके पास स्टेटमेंट्स, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन, ये वाला हो गया स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन हो गया। और लास्ट में था आपका हमारा कमेंट्स। तो ये 5 सेक्शन होते हैं जिसमें प्री प्रोसेसर कमांड सबसे पहले होता है, उसके बाद फंक्शन होता है, उसके बाद वेरिएबल्स होता है, फिर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन होता है, कमेंट्स। कमेंट्स को आप प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, यानी कि मेन बॉडी के सेक्शन में कहीं भी ऊपर नीचे बीच में आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स भी दो तरह का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप यहाँ पे डबल स्लैश दे देते हैं और यहाँ पे जो कुछ भी लिखते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। यहाँ पे जो कुछ भी लिख देंगे आप उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, कंपाइल नहीं करेगा। दूसरा मल्टीपल लाइन में होता है कि यहाँ पे स्लैश देंगे और यहाँ पे इसके अंदर में कुछ भी देंगे, यहाँ पे स्टिक्स देंगे, यहाँ पे स्लैश दे देंगे, इसके अंदर में आप कुछ भी लिखेंगे एक लाइन नहीं कई लाइन का, तो उसको कंपाइलर जो है ना रीड नहीं करेगा। तो ये 5 सेक्शन आपको क्लियर हो गया, प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शन, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन और कमेंट्स। ये 5 जो है ना पार्ट होता है हमारे सी प्रोग्राम का, और ये रूल है आपके पास लिखने का। पहले कमांड्स होंगे प्री प्रोसेसर, फिर फंक्शन आएंगे, फिर वेरिएबल्स आएंगे, फिर स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन आएंगे, और फिर कमेंट्स को आप कहीं भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहला जो हम लोग अभी बोले उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड stdio.h, ये आपका प्री प्रोसेसर कमांड हो गया। मेन फंक्शन आ गया, यहाँ से आपका मेन फंक्शन ओपन हो गया, स्टार्ट हो गया, इसका बॉडी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन आएगा, फिर प्रिंटफ आएगा, प्रिंटफ में आपको जो कुछ भी प्रिंट करना है उसको आप प्रिंटफ सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, गेट ch एक फंक्शन होता है उसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपके मेन फंक्शन का कंप्लीट बॉडी हो गया, और सब कुछ आप बॉडी के अंदर में हम लोग कोडिंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हर एक सेक्शन का क्या मतलब है। एक बार बोल रहे हैं तो ये प्री प्रोसेसर कमांड्स है, इसका मतलब होता है कि ये देखिए इसको बोलते हैं हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसका मतलब हो गया कि यह प्री प्रोसेसर एक कमांड्स है, पूरा लाइन क्या हो गया कमांड्स हो गया, जो सी कंपाइलर को ये बोलता है कि आप शामिल कीजिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को सी लाइब्रेरी के साथ, और इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ए प्री प्रोसेसर कमांड दैट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फ्रॉम द सी लाइब्रेरी बिफोर कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम। कंपाइल करने से पहले आप उसको अटैच कर लेना है, जिससे कि सी लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शन हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और आप उस आधार पे सी प्रोग्राम को कंपाइल करके ये बता सकते हैं कि वो एरर है या नहीं है उसमें। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वॉइड मेन। तो वॉइड मेन एक फंक्शन है, सभी प्रोग्राम का एक्सक्यूशन मेन फंक्शन से होता है। और यहाँ पे वॉइड क्या है, वॉइड एक डेटा का टाइप है जिसका मतलब होता है नथिंग, और इस वॉइड को हम लोग फंक्शन में ही डिक्लेयर करेंगे। जो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 5 या 4 नंबर यूनिट है वॉइड, तो वहाँ पे हम लोग वॉइड को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फंक्शन में। यहाँ पे वॉइड एक डेटा टाइप्स है, मेन क्या है फंक्शन है। डेटा टाइप्स क्या होता है हम लोग आगे इसी सेक्शन में यानी कि यूनिट 2 में ही डिस्कस करेंगे, और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, टोकन्स क्या होता है। तो वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे डेटा का टाइप्स और डिटेल्स में पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर इस यहाँ पे इसका मतलब होता है मेन फंक्शन का कि दिस इज द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर एक्सक्यूशन ऑफ सी एनी सी प्रोग्राम बिगिंस। बिगिंस का मतलब होता है स्टार्ट, यानी कि किसी भी सी प्रोग्राम का एक्सक्यूशन मेन फंक्शन से ही होता है, चाहे वो मेन फंक्शन कहीं भी हो सकता है प्रोग्राम में, लेकिन स्टार्ट एक्सक्यूशन वहीं से होगा। नेक्स्ट ये क्या है, यहाँ पे ओपनिंग है, दिस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन, यानी कि वो बता रहा है ये कि आपका मेन फंक्शन का स्टार्टिंग हो गया है, शुरुआत हो गया है। उसके अंदर में आप बॉडी लिख सकते हैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, जिस तरह से हम लोग एवरीडे अपने रूम में झाड़ू लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है जो हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। अगर जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसका एक आंसर आ गया, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं और उसका भी हम लोग जब आउटपुट लेंगे तो पहले वाले का आंसर भी दिखाएगा और उसके नीचे दूसरे वाले का आंसर दिखाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हम अभी प्रोग्राम डेवलप किए उसका आंसर हमको चाहिए, पहले वाले का नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करते हैं, और ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्लियर स्क्रीन है, आपका क्लियर स्क्रीन और आपका जो है ना गेट ch, ये दोनों जो है ना आउटपुट स्क्रीन पे काम करने वाला फंक्शन है, जिसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन। तो ये दोनों जो होता है ना
unio डॉट एच सेक्शन में मिलता है। उसके पहले हम लोग इसमें और भी फंक्शन यूज करेंगे हम लोग printf scanf, तो होता है studio डॉट एच में, तो इसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये कहता है इट इज यूज टू क्लियर द कंसोल या आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन क्या होता है हम लोग आगे जब देखेंगे तो वहां भी आपको दिखा देंगे। मतलब जब हम लोग प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट लेंगे उसी स्क्रीन को बोलते हैं आउटपुट स्क्रीन। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे प्रिंटफ। तो प्रिंटफ एक तरह का आउटपुट फंक्शन है जो std.h में रहता है, और इसमें जो है ना हम लोग यूज करते हैं इसका प्रिंट करने के लिए। इसमें जो कुछ भी हमको कमांड देंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ कमांड प्रिंट्स द आउटपुट ऑनटू द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है कौन, प्रिंटफ। तो प्रिंटफ का हम यूज करते हैं प्रिंट लेने के लिए। प्रिंट मतलब पेपर पेज प्रिंट लेने के लिए नहीं, उसमें जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे उसको वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे SBT लिखे हैं तो SBT हमारे स्क्रीन पे आंसर प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट कमेंट्स है। तो कमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इट इज इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, यानी कि कमेंट्स होता है ना इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। व्हाट एवर आप उसमें उसके अंदर में कुछ भी लिखे हैं, इसके देखिए ये मल्टीपल कमेंट्स है, इसमें आप जो कुछ भी लिखे हैं उससे कंपाइलर को कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ेगा भी नहीं, उसको कंपाइल भी नहीं करेगा। तो अपने सुविधा के लिए हम लोग कमेंट्स को ऐड करते हैं। जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के किस सेक्शन में हम लोग किस पार्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग एक सेक्शन जो है ना ऐड कर देते हैं उसमें कमेंट्स, और उसी कमेंट से हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग इस सेक्शन को डेवलप किए थे। नेक्स्ट हो गया आपका गेट cs। तो गेट cs में क्या हो गया, इट इज यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। जब आप किसी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसका आउटपुट स्क्रीन आता है। तो आउटपुट स्क्रीन कब तक आपको दिखाएगा, आपको आंसर कब तक दिखाएगा, ये डिसाइड करता है गेट cs। इसका नाम, इसका फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जब भी आप आउटपुट देंगे तो वो तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप कोई की ना प्रेस कर दें कीबोर्ड से। कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो वो जो है ना आपका आउटपुट स्क्रीन हट जाएगा, और जब तक नहीं करेंगे और आपको आउटपुट दिखाते रहेगा। तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। और लास्ट है आपका कि दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द मेन फंक्शन, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है मेन फंक्शन का जो है ना कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग हो गया। तो हम समझते हैं कि इन सभी का जो फाइनल जो है ना आपका समझ हो गया, आपके पास विकसित हो गया होगा। क्लियर है। तो ये सभी जो है ना आपके पास हो गया आपके एक्सप्लेनेशन इस स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे देखते हैं कि सी लैंग्वेज कहा जा रहा है कि केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है मतलब आप किसको लैंग्वेज में आप कैपिटल और स्मॉल में जब आप यूज करेंगे तो वहाँ पे यहाँ फर्क पड़ेगा। सी लैंग्वेज के जितने भी कमांड्स हैं वो सब केस सेंसिटिव हैं, और उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में ये काम नहीं करेगा। कभी कभी जब कंफ्यूजन आता है तो उसको आगे हम लोग दूर करेंगे। क्या है केस सेंसिटिव का मतलब, तो कुछ फंक्शन है आप यहाँ पे जब फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे प्रिंट फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए सभी स्मॉल लेटर में है, यहाँ भी सभी स्मॉल लेटर में है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे पी कैपिटल करेंगे तो आपको एरर बताएगा, यहाँ पे एरर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ कैपिटल पी नहीं हो सकता है, ये कैपिटल पी नहीं हो सकता है। तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ऑल कैरेक्टर्स इन प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन मस्ट बी इन लोअर केस, इसलिए सी लैंग्वेज को केस सेंसिटिव बुलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि केस सेंसिटिव है या नहीं, तो केस सेंसिटिव है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंटफ फंक्शन। क्या है प्रिंटफ फंक्शन, तो प्रिंटफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो std.h हेडर फाइल में मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्रिंटफ फंक्शन कहाँ पे होता है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होता है। और प्री डिफाइन का मतलब इसका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है आपके सी लाइब्रेरी में, उसको आप सिर्फ यूज करेंगे, उसका आप मीनिंग दूसरे तरीके से चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है प्री डिफाइंड। नेक्स्ट है यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन प्रिंट द डेटा और यूजर डिफाइंड मैसेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन। इस फंक्शन का यूज करके हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पे अपने यूजर डाटा को, यानी कि हम लोग जो कुछ भी इसके अंदर में लिखेंगे उसको ये प्रिंट कर देगा। इट इज एन आउटपुट फंक्शन, ये क्या होता है, आउटपुट फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा है स्कैनफ। तो स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन है, और ये भी जो है ना आपका, तो स्कैनफ है आपका एक इनपुट फंक्शन है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये भी std.h में मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों ही std.h फाइल में मिलता है, और ये दोनों ही प्री डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन प्रिंटफ आपका देखिए आउटपुट फंक्शन है, जबकि आपका स्कैनफ जो है ना इनपुट फंक्शन होता है। देखिए ये क्या है, आपका इनपुट फंक्शन होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं इंटर कर रीड करने के लिए, किसी भी फंक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को रीड करना है, किसी भी इनपुट को रीड करना है तो हम लोग स्कैनफ का यूज करेंगे। लेकिन जब प्रिंट करना है तो आपको प्रिंटफ का यूज करेंगे। तो प्रिंटफ आउटपुट है, स्कैनफ इनपुट है। प्रिंट दोनों ही प्री डिफाइन है, दोनों ही std.h में मिलता है।
दोनों ही stdio.h में मिलता है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन का क्लियर स्क्रीन। इसको भी हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं, तो इन सभी पार्ट्स को समझ लेंगे तो आगे हम लोग को प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूज पता रहेगा, तो आप बहुत आसानी से प्रोग्राम को कर पाएंगे और बहुत ईजी महसूस करेंगे प्रोग्राम को लिखने में। तो ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और यहाँ पे एक कोनियो.h में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रिंटफ और स्कैनफ stdio.h में था, जबकि क्लियर स्क्रीन कोनियो.h में होता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यहाँ पे होता है कंसोल। सी का मतलब कंसोल होता है, CON का, और आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट और एच का मतलब हेडर फाइल। तो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज यूज टू क्लियर द कंसोल और आउटपुट स्क्रीन, यानी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। यूज ऑफ क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज ऑलवेज ऑप्शनल, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको हर जगह यूज करना है, आपकी इच्छा है आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये नेसेसरी नहीं है। इट शुड बी प्लेस प्रोग्राम आफ्टर वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन ओनली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको जो है ना जनरली जो है ना वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद इसको रखा जाता है मेन फंक्शन के अंदर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेट सीएच का। ये एक फंक्शन है जो हम लोग अभी देखे कि ये आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करने का काम करता है। इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन और ये भी कोनियो.h में मिलता है। और ये जो होता है ना यूज होता है आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इट विल टेल टू द कंसोल वेट फॉर सम टाइम, ये कंसोल यानी कि आउटपुट कंसोल का मतलब हो गया आउटपुट स्क्रीन, उसको कहता है कि वेट कीजिए कुछ टाइम के लिए जब तक कि कोई की ना आपको मिल जाए, हिट न कर दे यानी कि प्रेस न कर दें आफ्टर रनिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को बोलता है कि आप वेट कीजिए जब तक आपका यूजर जो है ना कोई की न प्रेस कर दे आपके कीबोर्ड से, तब तक आप वेट कीजिए। By using this function we can read a character directly from the कीबोर्ड। इसको जैसे ही हम लोग कोई प्रेस दबाते हैं प्रेस करते हैं की, तो डायरेक्टली इसको रीड करता है और वहां से वो हट जाता है। और लास्ट है कि जनरली गेट ch आर प्लेसिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जैसे देखिए यहाँ पे क्लियर स्क्रीन को हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन के यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से गेट सीएच को हम लोग जनरली जो है ना सबसे लास्ट में इसको लिखते हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये आपका जो है ना फंक्शन हो गया। इसमें हम लोग देखे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और यहाँ पे हम लोग देखे प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन को फिर हम लोग देखे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, CLR मतलब क्लियर, और SCR मतलब स्क्रीन, और गेट CH मतलब गेट कैरेक्टर। और इस चारों फंक्शन का यूज हम लोग हर प्रोग्राम में करेंगे जिसमें ये सभी प्री डिफाइन है। और प्री डिफाइन होने के बाद अलग अलग सबका यूज है। ये आपका stdio.h में मिलता है, ये दोनों stdio.h में मिलता है और एक कोनियो.h में मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए आपको इसके ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका प्रिंटफ जो है ना आउटपुट फंक्शन है और स्कैनफ क्या है इनपुट फंक्शन है। और ये दोनों ही आउटपुट स्क्रीन पे काम करने वाला फंक्शन है, दोनों ही आउटपुट स्क्रीन पे काम करने वाला है। तो हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में आपको बहुत हद तक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कैसे सी प्रोग्राम को लिखेंगे। अब आगे क्लास में इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग एक सिंपल 1 या 2 प्रोग्राम को पढ़ेंगे और उस प्रोग्राम को हम लोग कहाँ पे डेवलप करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे, हमारा आउटपुट स्क्रीन क्या होता है, कहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, इस चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और आपको PDF लेना है तो CTH एजुकेशन के आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा।